तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा, जग जीवन दूधी शतधारा, धरती पर अमृत जीवन की प्राण शक्ति रस जल है, जल है तो जीवन है। जो ईश्वर है उसका घर ही जल है। जल ही जीवन है। हम अभी शायद पूरी तरह से अवगत नहीं है कि हम किस प्रकार के पर्यावरणीय और वैज्ञानिक संकट की ओर बढ़ रहे हैं। जब तक पृथ्वी पर पानी है तब तक पृथ्वी पर जीव मात्र सुरक्षित हैं, उन्हें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। धरती पर पानी है इसीलिए जीवन भी है, यानी जीवन का आधार पानी है। पानी का न तो कोई रंग है और न ही रूप। कहीं वो ओस की बूंदों के रूप में मौजूद है तो कहीं खिलखिलाते झरनों की शक्ल में, कहीं शांत महासागर है तो कहीं वेगवती नदी के रूप में। प्रत्येक परिस्थिति में ढलना यदि किसी से सीखा जा सकता है तो वो है पानी, ईश्वर द्वारा प्रदत्त सर्वोत्तम उपहारों में से एक। कवि और चिंतक ध्रुव शुक्ल। अगर एक कवि दृष्टि से सोचें तो ऐसा नहीं लगता कि धरती पर भरे हुए तालाब, छोटे छोटे कुंड, छोटे छोटे कुएं, धरती पर खुली हुई पानी की खिड़कियां हैं जिनसे ठंडी हवा आती है, जिनसे हमें तृप्ति मिलती है, जिनमें हम अपना चेहरा देखते हैं, जिनमें हम नौकायन करते हैं, जो हमें आनंद और मंगलता से भरते हैं। धरती की गोद से लेकर कोख तक पानी ही पानी है। दुनिया में 70% पानी ही है। विशाल महासागर, हिम नदों के भंडार, नदियों के जाल, झीलें, तालाब, पोखर और भूमिगत जल का रहस्यमयी भंडार। जल विशेषज्ञ कृष्ण गोपाल व्यास। पानी जो है धरती पे दो रूप में मिलता है। एक तो प्राकृतिक स्रोतों के रूप में मिलता है। प्राकृतिक स्रोतों में हम कह सकते हैं समुद्र है, बादल है, बर्फ की चादर है, नदियां हैं, झीलें हैं, इन प्राकृतिक स्रोतों में मिलता है। इसके बाद में पानी जो मनुष्य के द्वारा बनाए हुए संरचनाएं हैं उनमें मिलता है, जैसे कुएं में मिलता है, नलकूपों में मिलता है, तालाबों में मिलता है। ये आदमियों के द्वारा बनाई हुई संरचनाएं हैं, उनमें मिलता है। प्रकृति के संवेदनशील तंत्र की सुरक्षा पानी से ही संभव है। अजब संयोग है कि दुनिया के मानिंद ही हमारे शरीर में भी 70% पानी ही है। धरती पर महासागरों के अलावा ध्रुवों और हिम नदों में बर्फ के विशाल भंडार के रूप में पानी मौजूद है। कृष्ण गोपाल व्यास। अगर हम पृथ्वी पर पानी कितना है इसे समझने की कोशिश करें तो पृथ्वी पर साफ पानी बहुत थोड़ा माना जाता है कि वो केवल 3% है। अगर हम कुल पानी की बात करें तो पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी में से 3% पानी शुद्ध या साफ पानी है और 97% पानी खारा पानी है जो मुख्यतः समुद्रों में पाया जाता है। यदि हम इसे और आगे समझने की कोशिश करें तो जो 3% साफ पानी है वो सारा का सारा पानी हमको 3 रूपों में मिलता है। पहला हमको मिलता है कि वो बर्फ की चादरों के रूप में है, पहाड़ों के ऊपर है, उत्तर और दक्षिण ध्रुव के ऊपर है। उसके अलावा वो जमीन के नीचे गहराइयों में है। इसके अलावा अन्य स्वरूपों में है। यदि हम जमीन के ऊपर पाए जाने वाले पानी की बात करें तो उसका लगभग 2% पानी नदियों में पाया जाता है और जो दलदली जमीन है उसमें लगभग 11% है और जो प्राकृतिक झीलें हैं उनमें लगभग 87% है। ये पानी का धरती के ऊपर वितरण है।
पानी की धार टूटी नहीं कि सब कुछ धराशायी हो जाएगा। विकास के इस दौर और मॉडल ने, बढ़ती आबादी और कृषि के विस्तार ने पानी के भंडारों को न सिर्फ रीता किया है बल्कि उन्हें उजाड़ा भी है। पानी का घर उजाड़कर हमारा समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसके सैकड़ों उदाहरण हमारे सामने हैं। मुझे याद है इथोपिया का एक चित्र, और वो पूरा देश जो बर्बाद हुआ वो वहां की पर्यावरणीय संकट के कारण। लोकेंद्र ठक्कर, जो एक पर्यावरणविद हैं और मध्य प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ से संबद्ध हैं। तो एक बच्चे का चित्र याद आता है मुझे, जिसमें वो एक पेड़ को काटा उसने। वो पेड़ को इसलिए नहीं काटा कि उसको पेड़ काटना था, उसको पेड़ इसलिए काटा क्योंकि उसको पानी पीना था। तो पेड़ के काटने के बाद तने पे जो पानी की बूंदें आई वो उसको चाट रहा था। तो वहां पहले उन्होंने जंगल काटे अपने स्वार्थ के लिए, उनको ये नहीं मालूम था कि जंगल काटने से पानी खत्म हो जाएगा। फिर उन्होंने पेड़ को इसलिए काटना पड़ा क्योंकि उनको पानी चाहिए था। तो ये जब दंश महसूस होता है उस समाज में, तब फिर समझ में आता है कि पानी की क्या आवश्यकता है, पानी की क्या जरूरत है। ये संकट दंश अभी हमने महसूस किया नहीं है, और ईश्वर करे कि ना पहुंचे, उसके पहले ही हम संभल जाएं। पानी अब एक बड़ी चिंता, गंभीरतम मुद्दा और दुर्लभ होता जीवन तत्व है। जीवन की कड़ियों को जोड़ने वाला पानी धरती से तेजी के साथ गायब हो रहा है। हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की और जलवायु परिवर्तन के रूप में हम इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। इस परिवर्तन ने जल के संकट को और गंभीर कर दिया है। जलवायु परिवर्तन की यदि यही गति रही तो बारिश के दिन घटेंगे। मतलब कि 365 दिन में से लगभग 60 दिन हमारे यहाँ बारिश होती है औसतन। तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि बारिश के दिन घटेंगे, लेकिन इसके साथ ही बारिश की तीव्रता बढ़ेगी। नंबर 2 कि बारिश अनइवन होगी। एक जगह पर ज्यादा पानी गिर जाएगा और कहीं पर कम गिरेगा। तो कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होगी और कहीं पर बहुत कम होगी। लेकिन जहां तक उपलब्धता का सवाल है तो पानी, टोटल पानी ज्यादा होगा, टोटल पानी। लेकिन कहीं पर सूखा, कहीं पर बाढ़। पानी का संकट तो आना ही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण पानी का संकट आना है, ये वैज्ञानिक बता रहे हैं। और ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन लगातार बढ़ रहा है। तो ये दो चीजें पानी के संकट को और ज्यादा गहरा कर देंगी। विकास की अंधी दौड़ में हम प्रकृति से, नदियों से दूर हुए और फिर हमने धरती की छाती छेद कर भूजल का अंधाधुंध दोहन किया। 1930-35 के आसपास में भारत में सेंट्रीफ्यूगल पंप आए। इन पंपों से पानी निकालने की गति बढ़ी। फिर कुओं से जो पहले कम पानी निकाला जाता था वो ज्यादा निकाला जाने लगा। फिर वर्टिकल टरबाइन पंप आए, सबमर्सिबल पंप आए। फिर उनकी कैपेसिटी बढ़ी, उनकी जब क्षमताएं बढ़ी तो हमने जमीन के नीचे के पानी का बेतहाशा दोहन शुरू किया। इससे हमने एक असंतुलन पैदा किया। भूजल के विशाल भंडारों को उलीचते उलीचते हमने अपनी नदियों को भी सुखा डाला है। आप देखिए, नदी में जो पानी बहता है वो जमीन के नीचे का पानी है। जो बरसात के बाद नदी में जो प्रवाह है वो बरसात के बाद का, वो सारा प्रवाह जमीन के नीचे के पानी का होता है। अगर हम जमीन के नीचे के पानी का अधिक दोहन करेंगे तो पानी का स्तर नदी के तल के नीचे चला जाएगा। नदी के तल के नीचे जैसे ही पानी का स्तर जाएगा नदी सूख जाएगी। लेकिन नदी के तल के नीचे लगातार पानी बहते रहेगा, लेकिन नदी में पानी नहीं होगा। सूखती नदियों का यही एक दर्द नहीं, ये जीवनदायिनी नदियां आज कई प्रकार की चुनौतियों से जूझ रही हैं। हमारे घरों से निकला हुआ गंदा पानी, कल कारखानों से निकला हुआ गंदा पानी, अस्पतालों से निकला हुआ गंदा पानी, ये सारा का सारा ठीक से उपचार नहीं किया हुआ पानी उनमें मिल रहा है। तो ये नदियां गंदे पानी की नदियां बनती जा रही हैं। तो दो तरह का संकट है। तालाबों की भी कमोबेश यही स्थिति है। हमारे जो अंचल एक समय अपने तालाबों के लिए प्रसिद्ध थे, वहां लोगों की प्यास बुझाने के लिए रेलगाड़ियों से पानी पहुंचता है।
विकास के नाम पर सैकड़ों तालाब कंक्रीट से पाट दिए गए हैं। पानी चौतरफा संकट में है। घोर दुरुपयोग, कुप्रबंधन, लापरवाही और जनसंख्या वृद्धि ने उस देश को भी जल संकट के मुहाने पर ला खड़ा किया है, जहां पानी प्रचुर मात्रा में बरसता है। तमाम जो नई कॉलोनीज बन रही हैं, उनके पानी की सप्लाई का एकमात्र सोर्स है ग्राउंड वाटर, और इसका कोई चार्ज नहीं। और चारों तरफ शहर को हमने कंक्रीट से पाट दिया। जहां आपको जगह मिली वहां आपने कंक्रीट से या सड़क बना करके पाट दिया। तो पानी के रिचार्ज होने की संभावनाएं जहां जहां थी वो भी समाप्त हो गई। तो जो प्राकृतिक रूप से ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की व्यवस्थाएं आदिकाल से चली आ रही थी, उनको भी नष्ट कर दिया। निश्चित रूप से ये समय बहुत कठिन है। हम यदि अभी नहीं संभले तो शायद बहुत देर हो जाए। निराशा के इस दौर में केदारनाथ सिंह की कविता संबल प्रदान करती है। ये पृथ्वी रहेगी, मुझे विश्वास है ये पृथ्वी रहेगी। पानी के मंगल की कामना को लेकर अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं माधव शुक्ल मनोज की एक कविता, उनके पुत्र और कवि ध्रुव शुक्ल की आवाज में। बूंद गंगा जल पानी हो, धरती धानी धानी हो, धरती धानी धानी हो धरती धानी धानी हो। मन की बगिया फूले हो, झूले फूल हिंडोले हो। मन की बगिया फूले हो, झूले फूल हिंडोले हो। माटी भरे जवानी हो माटी भरे जवानी हो। सुख सपनों की गीता हो, लव कुश वाली सीता हो। सुख सपनों की गीता हो, लव कुश वाली सीता हो। छोटी राम कहानी हो छोटी राम कहानी हो। बूंद गंगा जल पानी हो, धरती धानी धानी हो। धरती धानी धानी हो धरती धानी धानी हो। जल है तो जीवन है, जीवन ही तो जल है। पालन करती माँ वसुंधरा, पालन करती माँ वसुंधरा। जग जीवन